एक फ्री क्लिनिक स्टार्ट किया लोगों को अवेयर करने के लिए। लोगों की फ्री इन्होंने सेवा की। उसके साथ उन्होंने अपने एक फिजियोथेरेपिस्ट, एक डाइटिशियन, उनको अपने साथ उन्होंने जोड़ के रखा ताकि लोगों को खान पान, रहन सहन जो भी है सब पूरी तरह से उनको फॉलो कराया जा सके। तो इन सब बहुत इन्होंने आज मेहनत की है। उसके बाद भी इन्होंने सोचा कि अभी कुछ और करना है समाज के लिए, हमारी पब्लिक, पूरे सब लोगों के लिए। तो उन्होंने ये अब एक नया हम लॉन्च करने जा रहे हैं, मिशन आर्थराइटिस इंडिया। तो मैं उनका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ, डॉक्टर किरण सेठ। तालियों से उनका स्वागत किया जाए। और ये थोड़ा सा हमारे अपने बारे में और इस संस्था के बारे में थोड़ा सा कुछ बताना चाहेंगी मैम, प्लीज़। तो मैम हमारे जैसे कि डायरेक्टर हैं इस ग्रुप की। अगले हमारे जो हैं चेयरमैन सर, इनके बारे में आप सब जानते ही हैं, मिस्टर अंकुर शुक्ला। तो ये भी हमारे कास्ट इंडिया से जुड़े हुए हैं, सब आपको पता ही होगा, आप लोग मीडिया के हैं तो सब जानते हैं इस बारे में। ये कास्ट इंडिया से जुड़े हुए, इन्होंने बहुत काम किया इस बारे में और ख़ुद भी थोड़ा सा आप देख ही रहे हैं जैसे भी ये थोड़ा सा इनको भी इस बारे में थोड़ी परेशान। चारूदेव है, वो किसी कारण से आज यहाँ प्रेजेंट नहीं हो पाई हैं। हैं तो जॉइंट सेक्रेटरी हैं हमारी सुशीला, तो वो भी एक टीचर हैं। मैम प्लीज़। उसके बाद हमारे और भी मेंबर हैं इस ग्रुप में, मिस्टर पंकज भगत, ये आईटी में काम करते हैं और हमारे कोऑर्डिनेटर हैं। और हमारे लीगल एडवाइज़र मिस्टर हरिशंकर, और हमारी ट्रेजर मिसेस अंकिता सोनी। तो हम सबका बहुत बहुत स्वागत करते हैं इस ग्रुप में। तो मैम, तो हम सबसे पहले किरण मैम को बुलाना चाहेंगे, थोड़ा सा आप बताएं। हाँ, यहीं से बोल के बैठे, ठीक है, ओके मैम। आई थिंक इस वर्ल्ड आर्थराइटिस की शुभ मतलब ऑन द ईव ऑफ द वर्ल्ड आर्थराइटिस डे, आज 11 तारीख को मैंने ये फंक्शन इसीलिए रखा कि हम 12 तारीख के बारे में कुछ बात करें और समाज में एक जागरूकता उत्पन्न करने की बहुत बड़ी ज़रूरत है। क्योंकि आज गठिया, लाइफस्टाइल डिजीज़ जैसे डायबिटीज़, ब्लड प्रेशर, कोरोनरी आर्टरी डिजीज़ और इन सब को पीछे छोड़ती जा रही है। आज 3 में से 1 आदमी को गठिया बन रही है, चाहे वो डॉक्टर के पास पहुँचे या ना पहुँचे, चाहे वो घर पे बैठ के तेल लगाए उसके लिए, चाहे वो किसी आयुर्वेदाचार्य को देखे, चाहे वो होम्योपैथ से मिले, किसी भी प्रणाली के डॉक्टर से मिले, लेकिन गठिया हर जगह पर है। और अगर हम विश्व के एक प्रेवलेंस को देखें, आज 94 मिलियन अमेरिकन पॉपुलेशन is suffering from arthritis and similar is the case in the European countries। and एक सर्वे जो इंडिया में हुआ, हमारे देश में हम लोग 1,35,000 लोग गठिया से पीड़ित हैं और ये बहुत बड़ा चंक है पॉपुलेशन का जो कि पीड़ित है गठिया से। लेकिन अगर अवेयरनेस के बारे में देखेंगे तो शायद मैं कहूँगी, अगर एक पोल किया जाए, 2000 सन में एक अमेरिका में पोल किया गया था कि गठिया के बारे में लोग कितने लोगों को जानते हैं। नॉट द गठिया, आई थिंक जोड़ों के दर्द, आर्थराइटिस, संधिवात के बारे में कितना लोग जानते हैं। तो सिर्फ 10% लोग संधिवात के बारे में जानते थे, आर्थराइटिस के बारे में, और 80% लोगों ने ये पोल दिया कि यस, इसके बारे में अवेयरनेस फैलाने की ज़रूरत है। और जब इतना बर्डन होता है, क्योंकि मैंने इस चीज़ को देखा है, और जब मैं पुणे गई 2000 सन में, डॉक्टर अरविंद चोपड़ा जिन्होंने BJD, बोन एंड जॉइंट डिकेड, जो कि 2000 से 2010 तक वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने स्टार्ट किया था, उसके साथ जुड़ के इस संस्था की स्थापना की थी। ये तब से काम कर रही है। लेकिन जैसे कि एक बैम्बू का पेड़, जब बीज डलता है और पेड़ कब निकलता है, बीज डलने और पेड़ निकलने में करीब काफ़ी सालों का अंतर होता है। तो आज ये संस्था पुणे में, महाराष्ट्र में काफ़ी अच्छे से काम कर रही है, काफ़ी जागरूकता फैला रही है। और उसी ब्रांच से मोटिवेट हो गए, क्योंकि जब मैं वहाँ गई और मैंने देखा कि वहाँ के जो पेशेंट्स हैं आर्थराइटिस के, वो लोग कितना काम कर रहे हैं
पब्लिक में अवेयरनेस फैलाने के लिए, अपने लोगों में अवेयरनेस फैलाने के लिए, क्योंकि जो कि पेशेंट हैं आर्थराइटिस के, कि ट्रीटमेंट से कितना फ़र्क पड़ता है। लोग ट्रीटमेंट से भी डरते हैं, लोगों के पास फाइनेंशियल इश्यूज़ भी हैं, उसके लिए वो लोग काम कर रहे हैं। और इवन दे आर मेकिंग अ नॉइस इन द गवर्नमेंट पॉलिसीज़, इन द हेल्थ मिनिस्ट्री, कि गठिया बाय को बहुत सीरियसली नहीं लिया जा रहा। लोग इंश्योरेंस कंपनी सोचती हैं कि ओपीडी की डिज़ीज़ है, वहीं पे ठीक हो जाएगी, इसलिए इंश्योरेंस कवर नहीं मिलता, और उसके चलते बहुत सारे लोग अच्छे ट्रीटमेंट से वंचित हो रहे हैं। अगर आप अमेरिका या यूरोप की बात करेंगे, जैसे जैसे गठिया के ट्रीटमेंट में बदलाव आया, क्योंकि पहले 1 या 2 दवाई होती थी, आज बहुत तरह के इंजेक्शंस, जो कि TNF अल्फा ब्लॉकर्स हैं, IL-6 ब्लॉकर है, जो कि मॉलिक्यूलर लेवल पे गठिया के कणों को रोक रहे हैं, उनको ब्लॉक करने की दवाइयाँ आ गई हैं। लेकिन क्योंकि वो महंगी दवाइयाँ हैं, वहाँ पे वेस्ट में उन्होंने पॉलिसीज़ को चेंज कर दिया अपनी पॉपुलेशन के हिसाब से, और उन्होंने इस ट्रीटमेंट को मुहैया कराया है अपने लोगों को, ताकि गठिया निप इन द बड। क्योंकि अगर शुरू के 3 महीने में गठिया का इलाज अगर शुरू कर दिया जाए, तो उसकी जो प्रोजेक्शन होती है, उसका जो आगे चल के जो उसका हश्र होता है, जो डिसेबिलिटी वो कॉज करती है, वो सब में बहुत चेंज आ जाता है, बदलाव आ जाता है। आप लोग ये ना भूलें कि गठिया जो है 24/7/365 दिन वो आदमी सफ़र करता है। मेरे बगल में एक लड़की बैठी है जो मेरे जॉइंट सेक्रेटरी है, शी इज़ रूमेटॉइड आर्थराइटिस पेशेंट। जस्ट सी द पेन, इट इज़ नॉट दी मॉर्टैलिटी विच अ लाइफस्टाइल डिजीज़ कॉज, जिसकी वजह से गवर्नमेंट उसको इतनी तवज्जो देती है। आज कोरोनरी आर्टरी डिजीज़, हार्ट अटैक, हाइपरटेंशन, डायबिटीज़ के लिए इतना पैसा खर्च करा जा रहा है, लेकिन जो आदमी डिसेबिलिटी के साथ रह रहा है, जो कि रिहैबिलिटेशन सेंटर में जाके अपने लिए एक डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट मांगता है ताकि उसे गवर्नमेंट जॉब लग जाए, ताकि उसकी ज़िंदगी चल सके। आप लोग विश्वास नहीं करेंगे, मैं अपने चेयरमैन को देखती हूँ तो मैं बहुत इंस्पायर होती हूँ, लेकिन ऐसे कितने लोग हैं जो कि इतनी गठिया से पीड़ित होकर अपने परिवार को चलाने के लिए कुछ काम कर रहे हैं। अधिकतर लोग एक अंधेरे कमरे में बैठ के सिवाय डिप्रेशन के अंदर जाने के कुछ नहीं होता, और गवर्नमेंट कुछ सोच नहीं पा रही है। गवर्नमेंट को लग रहा है सिर्फ ओपीडी में ट्रीट होने वाली बीमारी है, और जब मेरे पेशेंट्स को इंश्योरेंस नहीं मिलती है तब मुझे लगा कि नहीं, कुछ करने की ज़रूरत है। और 2017-18 में जब मैं पुणे गई थी, डॉक्टर अरविंद चोपड़ा ने मुझे मोटिवेट किया कि किरण कुछ करने की ज़रूरत है, और उसी दौरान मुझको भी एक छोटी सी स्किन प्रॉब्लम थी जिसको लोगों ने मुझे एक्जिमा बताया। लेकिन 2019 में जब मैंने अपनी मदर को लूज़ किया और बहुत आई वेंट इनटू डिप्रेशन, देन दैट टाइम दैट बीमारी बहुत आगे निकल के आई, एंड उस समय जब बायोप्सी कराया तो मुझे पता लगा कि आई एम सफरिंग फ्रॉम सोरियासिस, और उस समय मेरे हर जोड़ में दर्द आई। दैट वाज आई एम सफरिंग फ्रॉम सोरियाटिक आर्थराइटिस। दैट चेंज द पर्सपेक्टिव फॉर मी। मुझे लगा कि मेरी ज़िंदगी बदल गई है, पेशेंट की ज़िंदगी बदल रही है, और समाज में कोई बंदा इस चीज़ को समझने को तैयार नहीं है। सो आज मैं आप लोगों के साथ वर्ल्ड आर्थराइटिस डे को सेलिब्रेट करते हुए ये जागरूकता का फैलाने का अपने शोल्डर्स के ऊपर ये रिस्पॉन्सिबिलिटी लेती हूँ कि इस समाज में हमें इस गठिया की अवेयरनेस को फैलाना है, नॉट एट द पब्लिक लेवल, कि सिर्फ अगर आपके जोड़ में दर्द है तो तेल की मालिश करते हुए नहीं रुकिए। अगर आपके बार बार किसी जोड़ में दर्द आ रहा है, या अगर आपकी आंख में भी लाली आ रही है, मिसेस सुमन की जो हस्बैंड है उनको एंकाइलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस, मेरुदंड की गठिया है, लेकिन उनको गठिया के कोई लक्षण नहीं है, सिर्फ उनकी आंख में लाली आ रही थी, टू एन एक्सटेंट कि उनको अंधापन आ रहा था। जब उनको आई केयर सेंटर में देखा गया और वहाँ से उन्हें हमें रेफ़र किया गया, और जब हमने उनको महंगे ट्रीटमेंट का बताया, क्योंकि आँख चली गई, आपकी रोशनी चली गई, ये सुंदर जीवन आप देख नहीं पाएंगे, सृष्टि की सुंदरता को आप महसूस नहीं कर पाएंगे। उस समय हमने जो अच्छा ट्रीटमेंट किया, आज आई थिंक कि मिस्टर गौर मेरे साथ चल रहे हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि अगर ये अच्छा ट्रीटमेंट किसी भी पेशेंट को मिलेगा, अगर वो 10 पेशेंट को भी बता पाएंगे तो शायद किसी 10 की ज़िंदगी बदल पाएंगे। सो डिफरेंट गठिया या संधिवात सिवाय जोड़ों को नहीं ख़राब करती। संधिवात आपकी आँखों पे, आपके हार्ट के ऊपर, आपके लंग्स के ऊपर, गठिया लंग्स में चली जाती है, ILD, पल्मोनरी डिपार्टमेंट, कनेक्टिव टिश्यू डिसऑर्डर रिलेटेड
इंटरस्टिशियल लंग डिजीज़ में भरपूर पेशेंट देखता है, लेकिन कोई सोचता नहीं है कि ये गठिया के पेशेंट हैं। कोई समाज में ये समझता नहीं है, हेल्थ मिनिस्ट्री डिपार्टमेंट, रिलेटेड डिपार्टमेंट्स, पॉलिसी मेकर्स ये चीज़ नहीं समझ रहे हैं कि गठिया के पेशेंट कहाँ कहाँ बिखरे पड़े हैं। उनको अधरंग आ जाता है, उनको सीज़र की प्रॉब्लम होती है, SLE सिस्टमिक लूपस इरिथमेटोसिस, जो अगेन एक तरह की गठिया है और जिसमें कि हमारी कोशिका, हमारी जो प्रतिरोध क्षमता है वो गलत तरीके से कार्य करके अपने ही शरीर को अपने शरीर की कोशिकाओं के लिए एंटीबॉडीज़ बनाती है, जिसकी वजह से तरह तरह के सिम्टम, चाहे मुँह में रैशेज़ आए, फोटो सेंसिटिविटी हो, अधरंग हो जाए, ये सारी चीज़ें उसके अंदर होती है। साथ में जोड़ों के दर्द भी शामिल होता है। तो जोड़ों के दर्द को इतना सिंपल ना समझिए, ये नहीं समझिए कि पेशेंट जो है सिर्फ गोली खा के रह जाएगा। कितने लोगों की, अगर आप किडनी डिपार्टमेंट के लोगों से पूछेंगे दर्दों की दवाई खा के कितने लोग डायलिसिस पे हैं, क्या इन सब का असर हमारी हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर पे नहीं पड़ेगा? क्या जो पैसा गवर्नमेंट इसके लिए मुहैया करती है, क्या उसके ऊपर एक्स्ट्रा बर्डन नहीं है? क्या अगर हम बहुत स्टार्टिंग में 3 से 6 महीने में अगर गठिया का मरीज एक रूमेटोलॉजिस्ट के पास पहुंच जाता है तो आप समझिए उसकी ज़िंदगी बदल जाती है। सो देयर इज़ लॉट ऑफ अवेयरनेस, देयर इज़ लॉट ऑफ नीड वर्क विच नीड्स टू बी डन एट द पब्लिक लेवल, एट द डॉक्टर्स लेवल। लेट मी टेल यू फ्रेंड्स, मेरे जैसे डॉक्टर्स पूरे अगर देश में देखे जाएँ 700 या 800 हैं रूमेटोलॉजिस्ट ट्रेंड, क्योंकि 10 साल पहले शायद हमारे देश में रूमेटोलॉजी के डिपार्टमेंट्स भी नहीं थे इतने। मेडिकल अभी भी ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट में DM कोर्स नहीं स्टार्ट हुआ है रूमेटोलॉजी को लेके, जबकि हमारे डॉक्टर्स जो दिल्ली में बेस्ड हैं, इंडियन रूमेटोलॉजिकल एसोसिएशन से रिलेटेड हैं, वो कितनी कोशिश कर चुके हैं कि डिपार्टमेंट बनाया जाए। आज डॉक्टर उमा कुमार ने बहुत अच्छा काम किया, डिपार्टमेंट बनाया, DNB सीट्स लाई, और भी बहुत सारा काम वो उत्तरांचल में जगह जगह जाके उन्होंने ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट के जो हॉस्पिटल्स बने उसके अंदर रूमेटोलॉजी डिपार्टमेंट की स्थापना की है। लेकिन लोगों, डॉक्टर्स के अंदर जो जनरल डॉक्टर्स हैं, जो MBBS डॉक्टर्स हैं, जो हमारे आयुष डॉक्टर्स हैं, जो दूर दराज लोगों में बैठे हुए हैं, उन लोगों को इसके बारे में इतनी ज़्यादा अंदाज़ा नहीं है। वहाँ तक भी हमें उनको भी ट्रेन करना है, उनके पास भी इंफॉर्मेशन पहुँचानी है कि इस तरह का पेशेंट देखें तो तुरंत समय लगते उन्हें भेजें, ताकि वो हाथों के और दूसरे विकारों से, डिसेबिलिटी से उन्हें बचा पाए। पब्लिक जो पॉलिसी मेकर्स हैं उनके अंदर हमें इस जागरूकता को फैलाना है। हमें मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ में ये डंके की चोट पे उन्हें बताना है कि आपको बहुत सारा काम करना है आर्थराइटिस के लिए। सिवाय लेक्चर्स देने के, लोगों को अवेयर करने से कुछ नहीं होगा। हमें उनको वो सब गैजेट्स देने पड़ेंगे, हमें उनके लिए जॉब्स बनानी पड़ेगी, हमें उनके लिए रिहैबिलिटेटिव काम करने पड़ेंगे ताकि उनका जीवन एक सामान्य रूप से चले। 2017 में जो यूरोपियन यूलार, जिसको कि हम फॉलो करते हैं, क्योंकि ये जो वर्ल्ड आर्थराइटिस डे है ये यूरोपियन लीग और आर्थराइटिस एंड रूमेटिज्म फाउंडेशन द्वारा स्टार्ट किया गया मुहिम है, जो कि पूरा विश्व उसको फॉलो करता है। हमारे इंडिया में हमने कोई स्पेशल अलग दिन गठिया अवेयरनेस के लिए नहीं रखा है। इस दिन हम लोग वर्ल्ड आर्थराइटिस डे, एक स्पेशल डे जिसमें हम और ज़्यादा अपनी एक्टिविटीज़ करना चाहते हैं और उसको हम मनाते हैं। लेकिन बात यह है कि हमें ये देखना है कि आगे हम किस तरह से इस चीज़ को फैलाएं, लोगों को हम अपने साथ जोड़ सकें और इस मुहिम को ज़्यादा तेज़ कर सकें, ताकि 2025 जो कि एस्टिमेटेड है कि ऑस्टियोआर्थराइटिस, दैट इज़ अस्थि संधिवात, विश्व का नंबर 1 नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ बनेगा, जो कि डिसेबिलिटी कॉज करेगा और जिसकी वजह से कितने घुटने प्रत्यारोपण होंगे और मेडिकल सिस्टम के ऊपर कितनी ज़्यादा जोर पड़ेगा, कितना खर्चा पेशेंट उठाएगा, कितना इंफ्रास्ट्रक्चर लगेगा, ये सब हमें सोचने की ज़रूरत है। 2017 में जो ये आप देख रहे हैं, डोंट डिले कनेक्ट टुडे, यहाँ से शुरुआत हुई थी विश्व गठिया दिवस को प्रॉपर एक थीम देने की, और उसके बाद इट वाज कि इट इज़ इन योर हैंड्स। ये देखा गया कि गठिया के लोग ही, पेशेंट जो हैं वो आगे नहीं आ पा रहे थे,
फिर उनको ये बताया गया कि ये तुम्हारे हाथ में है, जिसको गठिया है उसको अपने आप से निर्णय लेना है, उसको अपने लोगों के साथ जुड़ना है, उसको अपने डॉक्टर के साथ जुड़ना है, उसको एक अवेयरनेस बनानी है, उसको चूज़ करना है कि उसकी पॉकेट के हिसाब से वो कौन सा ट्रीटमेंट ले सकता है। उसको अपने जो संगी साथी, जो भाई जिनको गठिया है, उनको मोटिवेटेड रखना है कि लुक, मैं ट्रीटमेंट ले रहा हूँ, मैं ठीक हूँ, तुम भी ट्रीटमेंट लो, तुम भी ठीक रहोगे। और उसको, क्योंकि गठिया से पीड़ित लोगों को सिर्फ शारीरिक खराबी नहीं होती है, शारीरिक प्रॉब्लम्स नहीं होती, उसको मानसिक तौर पे प्रॉब्लम होती है, उसको फाइनेंशियल तौर पे प्रॉब्लम होती है, उसको अपने हर छोटे छोटे कार्य करने के लिए प्रॉब्लम होती है। तो इसलिए मुझे लगता है कि आप सबके माध्यम से मैं ये मैसेज बहुत स्ट्रांगली देना चाहूँगी, एंड आई एम वेरी थैंकफुल टू IMA नोएडा, जिन्होंने डॉक्टर अवाना, सुनील अवाना जी जो कि हमारे प्रेसिडेंट हैं, डॉक्टर GP गुप्ता जो कि सेक्रेटरी हैं, और डॉक्टर सुभाष चंद जिन्होंने, जो कि ट्रेजरर हैं, उन्होंने हमें कहा कि आप इसको यहाँ से ये प्रचार कीजिए ताकि IMA आपके भी साथ है, और विश्व गठिया दिवस को हम पूर्ण तरीके से एक अपने ऊपर एक रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हुए पूरे साल अच्छा काम करने के लिए बाध्य हैं, और ये प्लेज लेते हैं कि अगले साल जब हम विश्व गठिया दिवस मनाएंगे तो हम अपने ये देख पाएंगे कि सोसाइटी में जहाँ पे भी मेरा गठिया का पेशेंट काम कर रहा है, उसमें जो एम्प्लॉयर्स हैं, जो एम्प्लॉयज़ हैं जिनके साथ वो काम कर रहे हैं, वो सब के सब उनके लिए एक अच्छी फीलिंग रखें, उन्हें सपोर्ट करें, उन्हें मोटिवेट रखें, ताकि वो जब अप्स एंड डाउन्स उनकी लाइफ में आते हैं तो उनके कार्य के क्षेत्र को भी हमें देखना होगा और उन्हें सपोर्ट करना पड़ेगा, पेशेंट को भी मोटिवेटेड रखना पड़ेगा, और इलाज भी सही देना पड़ेगा, और इलाज सस्ता भी कराना पड़ेगा। उन सब के लिए हम कमिटेड हैं। इसके साथ ही मैं सुशीला जी को बोलूँगी कि वो मिशन आर्थराइटिस इंडिया के बारे में, उनके ऑब्जेक्टिव्स के बारे में आपको बताएं। धन्यवाद। सभी को नमस्कार। मिशन आर्थराइटिस इंडिया जैसा कि मिशन आर्थराइटिस इंडिया के बारे में आज हम इकट्ठा हुए हैं बताते हुए कि कल वर्ल्ड आर्थराइटिस डे है, और हम इसके बारे में समाज के साथ साथ जो जानकारी उपलब्ध कराना चाह रहे हैं। मैम ने बताया कि ये सारी जिम्मेदारी उनके साथ साथ पेशेंट्स की भी है, तो हम उसी चीज़ को आगे बढ़ाते हुए, मैं ज़्यादा समय नहीं लूँगी, सिर्फ इनके मेन ऑब्जेक्टिव्स, हम क्या करना चाह रहे हैं समाज के साथ, ये ग्रुप जो हम लोगों ने बनाया है उसके क्या उद्देश्य हैं, जिसकी वजह से हर एक ग्रुप मेंबर, हर एक मेंबर अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को समझते हुए अपने लेवल पे क्या क्या काम करेगा। टू प्रोवाइड प्रॉपर एंड साइंटिफिक information and guidance about the various aspects of arthritis and related problems. बेसिकली आर्थराइटिस के बारे में ज़्यादातर लोगों को जानकारी नहीं है। जैसे मैम ने बताया था 10% लोगों को, ये वाकई में सच है कि 10% लोग भी इसके बारे में अच्छे से नहीं जानते हैं। जब हम उस चीज़ में इन्वॉल्व होते हैं तो हम अपने ही सराउंडिंग्स में उन चीज़ों को जान पाते हैं और आगे बता पाते हैं। तो हमारा उद्देश्य पूरा ये रहेगा कि जो इन परेशानियों से घिरे हैं उसके अलावा उनके आसपास आने वाले सभी लोगों को या फिर पेशेंट्स को इसके बारे में पूरी जानकारी दें कि समय का वो अपने समय को ना बर्बाद करें और बहुत जल्दी डॉक्टर के साथ इन्वॉल्व हों और उस चीज़ का समाधान निकालें। टू पब्लिश लिटरेचर, आर्टिकल, बुकलेट्स एंड एक्सेट्रा ऑन द डिफरेंट एस्पेक्ट्स ऑफ दीज डिजीजेज एंड द वेज एंड द मीन्स टू मिनिमाइज द सफरिंग देयर फॉर्म। हमारा उद्देश्य सिर्फ बातचीत के थ्रू ही नहीं रहेगा। जैसे हम लोग बहुत सारी बुक्स के थ्रू, आर्टिकल्स के थ्रू एक ऐसी इन्फॉर्मेशन उन लोगों तक पहुंचाना चाहते हैं सिंपल वर्ड्स में, कि वो बहुत कॉम्प्लिकेटेड ना हो, कि ये प्रॉब्लम्स ऐसी हैं जिनको आपको समझना चाहिए। बड़ी चीज़ों के साथ रिलेट करके हम उनको शायद उतना कन्विंस ना कर पाएँ, लेकिन हम सिंपल साधारण शब्दों में बुक्स के माध्यम से, आर्टिकल्स के माध्यम से इनको पेशेंट्स को और आपस में अपने समाज को ये बता सकते हैं कि ये जो जानकारी है ये आपको और बीमारियों के थ्रू, जैसे आप और छोटी छोटी बीमारियों के बारे में जानते हैं, इस बीमारी के बारे में थोड़ा बहुत ज्ञान ज़रूर रखें। टू होल्ड कम्युनिटी बेस्ड मीटिंग्स एंड कैंप्स फॉर अर्ली डायग्नोस्टिक ऑफ आर्थराइटिस। हम लोगों के थ्रू एक छोटे छोटे कैंप्स हम अरेंज करने के लिए प्लान करेंगे कि छोटी छोटी सोसाइटीज़ में जहाँ पे हमारी रीच होगी वहाँ पे जाके कैंपिंग के थ्रू
कई बार नुक्कड़ नाटक के थ्रू मैंने भी कुछ ऐसी देखे थे जहाँ पे नुक्कड़ नाटक के थ्रू, जिनको आप अब शब्दों में नहीं समझा सकते, जो आपकी बातों को नहीं मानेंगे, लेकिन हाँ कैंप्स के थ्रू, नुक्कड़ नाटक के थ्रू या उन्हीं की भाषा में सिंपल वे में आप उनको कैसे बताएंगे कि अगर आप उस ऑथराइटिस से सफ़र कर रहे हैं तो उसको नज़रअंदाज ना करें और बहुत जल्दी से जाके उसका इलाज कराएं। टू असिस्ट एंड फोकस द अटेंशन ऑफ कंसर्न्ड एजेंसी इन द ट्रीटमेंट एंड रिहैबिलिटेशन ऑफ पेशेंट्स। हमारा उद्देश्य सबसे महत्वपूर्ण इसलिए भी बनता है कि जागरूकता के साथ हमें एक मदद भी चाहिए। जो भी कंसर्न अथॉरिटीज़ हैं, एजेंसीज़ हैं, उन तक ये मैसेज जाए कि ऑथराइटिस भी एक ऐसी बीमारी है जिससे जो पेशेंट या लोग जूझ रहे हैं उनको जल्दी से जल्दी अवेयरनेस के थ्रू उनको जागरूक किया जाए और वो अपने समय को ख़राब ना करें। तो हमारा पूरा उद्देश्य ही रहेगा कि ऐसी एजेंसीज़ के साथ कंसर्न करके उनके साथ पेशेंट्स को रिहैब किया जाए, उनके सारी समस्याओं को दूर किया जाए, चाहे वो किसी भी स्तर पे हो। टू ड्रॉ मीडिया अटेंशन ऑन द वेरियस मेडिकल एंड द सोशल प्रॉब्लम्स ऑफ ऑथराइटिक पेशेंट्स। हम लोगों का एक उद्देश्य ये भी है कि समाज में जागरूकता मीडिया के थ्रू भी जाती है। हम लोग अगर हम 10% तक जाएंगे तो मीडिया शायद उसको 40% तक लेके जाएगी। तो हमारा एक उद्देश्य ये भी रहेगा कि हमारी जो मैसेजेस हैं वो आप लोगों के थ्रू आगे तक ज़रूर जाएं। टू प्रमोट कम्युनिटी बेस्ड रिसर्चेज ऑन द कॉजेज़ एंड द ट्रीटमेंट ऑफ ऑथराइटिस। और हम लोग कम्युनिटी बेस्ड रिसर्च करेंगे कि किस टाइप की, जैसे मैम ने बताया कि ऑथराइटिस में भी बहुत अलग अलग प्रकार के ऑथराइटिस सामने आ रहे हैं और आज के टाइम में हमारी सोसाइटी किस किस ऑथराइटिस से जूझ रही है, वो सब रिसर्च के माध्यम से ही हम इन चीज़ों को इकट्ठा कर पाएंगे। टू ट्राई टू कमेंट टुगेदर डिफरेंट सिस्टम्स ऑफ मेडिसिन विद द व्यू ऑफ मेक बेटर केयर अवेलेबल टू द पेशेंट्स। हमारा एक उद्देश्य इस ग्रुप को फॉर्म करने के साथ ये है कि जागरूकता के बाद भी पेशेंट्स को जो सुविधाएं उपलब्ध होनी चाहिए उसमें सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है मेडिसिन्स वगैरह और जानकारी के साथ। तो यहाँ पे हम पूरी कोशिश करेंगे कि उनको हर बीमारी के साथ जो दवाइयाँ हैं उनको कौन सा बेटर ट्रीटमेंट मिलना चाहिए। सभी ट्रीटमेंट गोली के साथ देना ज़रूरी नहीं, कुछ को हम इंजेक्शन्स के थ्रू भी ट्रीट कर सकते हैं, बहुत जल्दी से रिकवरी दिला सकते हैं। To work in bone and the joint decades which is supportly to WHO। इसके लिए मतलब हमारा जो कंसर्न रहेगा, हमारा जो उद्देश्य रहेगा कि WHO के थ्रू इस बीमारी के साथ उनको भी हम जोड़ सकें और इसकी जागरूकता को और ज़्यादा लोगों तक पहुंचा सकें। थैंक यू सो मच। आई थिंक अब मैं अपने चेयरमैन अंकुर शुक्ला जी को बोलूँगी कि वो बताएंगे, क्योंकि ये काफ़ी समय से एंकाइलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस जो कि मेरुदंड की गठिया है और उसके बारे में काफ़ी लोगों को इन्होंने जोड़ा। करीब आज 800 से 900 एंकाइलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस के पेशेंट्स के समूह को ये देख रहे हैं और इन्होंने काफ़ी जागरूकता बनाई। हमारे मेडिकल फील्ड में इनका काफ़ी नाम, इनका मतलब काफ़ी इज्जत से लिया जाता है, क्योंकि इतने बड़े लेवल पे एक एंकाइलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस जैसी बीमारी से लड़ना और उसके बाद समाज में वो रिपल्स पैदा करना जिससे कि एक खुद कहते हैं लीड बाय एग्जांपल। सो आई रियली वांट कि एक अपलॉज के साथ मेरे चेयरमैन साहब को हम लोग वेलकम करें ताकि वो अपना मैसेज दें। थैंक यू। एमएआई के बारे में आप लोगों को जानकारी मिली, साथ साथ अर्थराइटिस की स्थिति पे जो एक एक्सपर्ट कमेंट है वो आप लोगों को सुनने को मिला। अब कुछ व्यवहारिक बातें मैं करूंगा क्योंकि मैं पेशेंट भी हूं और इससे जूझता रहा हूं लंबे समय से। एक सवाल जो है वो इस समय हमारी सोसाइटी में है और कोरोना के बाद वो सवाल बहुत प्रासंगिक होती है। वो सवाल ये है कि क्या एक इंडिविजुअल का स्वास्थ्य एक क्या व्यक्तिगत मसला है या सामाजिक मसला है। तो इसका जवाब जो है आज के डेट में बहुत कम लोगों को मालूम है, क्योंकि हर एक व्यक्ति का स्वास्थ्य उसके लिए तो आवश्यक है ही, लेकिन हमारी सोसाइटी के लिए भी आवश्यक है। कैसे, वो थोड़ा सा मैं ब्रीफ करता हूँ। सपोज़ मतलब जो अर्थराइटिस है वो ज़्यादातर महिलाओं को होती है, ज़्यादातर इससे पीड़ित महिलाएं हैं। और जो हमारी इंडियन पारिवारिक पृष्ठभूमि है, जो हमारा कल्चर है, उसमें एक महिला किसी परिवार के पोषण की बहुत बड़ी
आधार होती है। आज वही महिला कामकाजी भी हो गई हैं, तो उनकी जिम्मेदारियां बढ़ गई। अब सपोज़ कीजिए कि उनको आर्थराइटिस हुई और उनकी जो मूवमेंट है वो रिस्ट्रिक्ट हो जाती है। पहले तो उनकी जॉब छूटती है। ये भी हो सकता है कि वो महिला अपने परिवार के लिए न केवल एक पोषक के तौर पे बल्कि फाइनेंशियली भी एक बैकबोन की तरह काम कर रही हो, अकेले कमाने वाली हो। जॉब छूटने से एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम होती है उस परिवार को, प्लस उस परिवार का पोषण डिस्टर्ब होता है, क्योंकि खाना आज भी ज़्यादातर महिलाएं ही बनाती हैं। तो एक पूरा परिवार डिस्टर्ब होगा। जब एक पूरा परिवार डिस्टर्ब होगा तो इस तरीके के कई परिवार जो हैं उस स्थिति में आएंगे, तो इसकी पूरी की पूरी जो एक बोझ है वो हमारे अर्थव्यवस्था पर पड़ेगी। तो इससे पूरा देश डिस्टर्ब होगा। तो ये तो महिला की बात हो गई। अब मैं युवा की बात करता हूँ। जो अर्थराइटिस का भयंकरतम रूप है उसको बोलते हैं एंकीलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस, जिससे मैं पीड़ित हूँ, यानी कि रीढ़ की हड्डी का गठिया। तो ये जो गठिया है रीढ़ की हड्डी का, वो 15 वर्ष से लेकर 35 वर्ष के आयु वर्ग के लोगों को ही पीड़ित करता है। और इसकी शुरुआत उस अवस्था में होती है जिस अवस्था में एक युवा अपने आने वाले भविष्य के सपनों की उड़ान जो है उसको बुनता है। यानी वो उस उधेड़ बुन में होता है कि उसको क्या करना है, एक निर्णायक मोड़ होता है। तो जब उसकी शुरुआत होती है तो मुश्किल से 15 से वो 18 वर्ष या 20 वर्ष का होता है। उसके बाद 2 साल या 3 साल ऑन एन एवरेज जो मैंने महसूस किया है अपने अनुभव से, उसके डायग्नोसिस में लगता है, क्योंकि इसके बारे में जागरूकता की कमी है मेडिकल क्षेत्र में भी। ये आपको सुन के आश्चर्य होगा। तो जब कॉलेज से वो जॉब के की ओर बढ़ता है, वो वही युवा यानी जॉब लेने की ओर बढ़ता है, तो उस उम्र में जाके उसको पता चलता है कि वो एंकीलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस से पीड़ित है। और जब तक ये जानकारी उसको मिलती है तब तक वो डिसेबिलिटी के पहले चरण में पहुंच जाता है, यानी पोस्चर डिफॉर्मिटी। आपने मुझे देखा होगा, मैं थोड़ा झुक के चलता हूँ, तो ये डिफॉर्मिटी ऑफ स्पाइन है, पोस्चर डिफॉर्मिटी है। और मेरी स्थिति तो ईश्वर की कृपा से कुछ अच्छी है, लेकिन ऐसे ऐसे इसके रोगी हैं जिनका ये सिर जो है उनके सीने से जो है बिल्कुल नज़दीक आ गया है, यानी आगे नहीं दिखता उनको। उसके लिए स्पाइन सर्जरी एकमात्र रास्ता है। तो अब सवाल ये उठता है कि आखिर इसमें वो गैप कहाँ है जिसकी वजह से ये अवस्था आती है, चाहे एक सामान्य अर्थराइटिस का रोगी हो या एक गंभीर अर्थराइटिस का रोगी हो। तो इसके पीछे 2-3 बड़े ही महत्वपूर्ण मुद्दे हैं जो जिम्मेदार है। और मैं आप लोगों से गुजारिश करूंगा कि इस चीज़ को जो हेल्थ पॉलिसी मेकर्स हैं उनके सामने ज़रूर रखिए, क्योंकि अर्थराइटिस का मसला मीडिया और प्रेस में कम ही आता है। आप गौर करेंगे, ये केवल अर्थराइटिस डे पे ही या कोई बड़े अर्थराइटिस से रिलेटेड कोई बड़ी हस्ती कुछ कहती है तो एक मतलब उनके भाषणों के जरिए आ जाता है। तो मैं चाहूँगा कि ये चीज़ पहुँचे। सबसे बड़ी समस्या है इसमें कि हमारे सोसाइटी में, हमारे पॉलिसी मेकर्स के बीच में एक आम धारणा बनी हुई चली आ रही है जो आज भी कायम है, जबकि हम 21वीं सदी में पहुंचने का दावा करते हैं। 21वीं सदी का जो भारत है उसमें युवा और महिलाओं को विशेष तवज्जो दी जाती है, लेकिन यही दोनों वर्ग सबसे ज़्यादा अर्थराइटिस से पीड़ित है। तो ये ध्यान देने की बात है। दूसरी चीज़ कि हमारे पॉलिसी, हेल्थ पॉलिसी में अर्थराइटिस जैसी जो बीमारियां हैं उसको बहुत हल्के में लिया जाता है, यानी उन बीमारियों को ये यूज टू समझा जाता है। अर्थराइटिस, ओह जोड़ों का दर्द है, अच्छा ठीक है, फिजियोथेरेपी करके ठीक हो सकते हैं। तो ये चीज़ें जो है इस मानसिकता को बदलनी होगी। ये केवल फिजियोथेरेपी से ठीक होने वाली चीज़ नहीं है, और अगर आप सच पूछें तो ये ठीक होने वाली चीज़ ही नहीं है। इसको केवल आप कंट्रोल कर सकते हैं, इसको मैनेज कर सकते हैं। मैनेज कैसे कर सकते हैं? उसके लिए एक डिपार्टमेंट बनता है, उसका नाम है PMR डिपार्टमेंट, फिजिकल मेडिसिन एंड रिहैबिलिटेशन डिपार्टमेंट। 2012 में भारत के सुप्रीम कोर्ट ने अपने गाइडलाइन में भारत सरकार को ये निर्देश दिया था कि देश में जितने भी मेडिकल कॉलेज हैं उसमें मैंडेटरी PMR डिपार्टमेंट को बहाल किया जाए। लेकिन उसके बाद PMR डिपार्टमेंट बहाल हुआ गिने चुने मेडिकल कॉलेज में, लेकिन बड़े दुर्भाग्य का विषय है, आप उस जब डिपार्टमेंट को विजिट करेंगे तो आपको पता चलेगा कि वो डिपार्टमेंट कुछ है ही नहीं।
जबकि पीएमआर का उद्देश्य ये है कि एक छत के नीचे विशेषज्ञ डॉक्टरों की एक टीम काम करती है। जैसे आर्थराइटिस में एसोसिएटेड प्रॉब्लम्स भी होते हैं, केवल जोड़ों का ही दर्द नहीं होता, उसमें यूवीआइटिस होता है जो आँखों का होता है, उसमें अल्सरेटिव कोलाइटिस होता है जो जानलेवा भी हो सकता है, क्रोन्स होता है आँत में, वो भी जानलेवा हो सकता है। इसके अलावा बहुत सारी बीमारियां ऐसी होती है, हार्ट, कोरोनरी हार्ट से रिलेटेड जो धमनियां जाम हो जाती हैं, उसमें इन्फ्लामेशन आता है, उससे मौत तक हो जाती है। तो इस तरह की गंभीर अवस्थाएं हो सकती हैं। तो पीएमआर डिपार्टमेंट में इन सब के जो स्पेशलिस्ट हैं वो एक छत के नीचे अपना उपचार करते हैं। और सबसे बड़ी बात है कि जो आर्थराइटिस से पीड़ित व्यक्ति होता है उसकी थोड़ी सी मानसिक अवस्था भी हाशिए पे होती है। वो इतना वो आइसोलेटेड होता है कि उसको लगता है कि उसके जीवन में कुछ बचा ही नहीं है। अब जो कुछ भी है वो भगवान के सहारे है, अगर वो चल सकता है तो चले, नहीं तो मेरे पास तो इतने फ़ोन आते हैं आधी आधी रात को कि मैं सुसाइड करना चाहता हूँ। और वो जो 2 मिनट का समय होता है जब मैं उनसे बात करता हूँ, तो वो 2 मिनट का बड़ा महत्वपूर्ण समय होता है, वो उस स्टिग्मा से निकल जाते हैं। और ये जो 2 मिनट है उनके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। तो आप ये तो पता चल गया होगा कि आर्थराइटिस की विभीषिका क्या है समाज में। अब इसका इलाज क्या है, जो प्रॉब्लम हम फेस कर रहे हैं उसका इलाज क्या है। तो उसके इलाज के लिए सबसे बड़ी जिम्मेदारी सरकार को लेनी पड़ेगी, क्योंकि सरकार इस देश की धुरी होती है, हम लोगों के द्वारा चुन के जाती है, वही नीति बनाती है, वही बहाल करती है। एनजीओ या ट्रस्ट वहाँ काम करता है जहाँ सरकार की पॉलिसियाँ कुछ कमियों को फेस करती है या कुछ संसाधनों के स्तर पे कमियाँ उनको दिखाई देती है, उसका पूरक होता है एक एनजीओ या ट्रस्ट। लेकिन आप यहाँ देखें तो आर्थराइटिस में सरकार की जो भूमिका है या फिर उनका जो इसमें योगदान है वो नगण्य है, बिल्कुल ख़त्म है। आप कहीं भी जाके देख लीजिए, आपको एक चीज़ जानकर बड़ा आश्चर्य होगा, देश का सबसे बड़ा सरकारी अस्पताल और शोध संस्थान जिसको एम्स कहते हैं, उसमें एक रूमेटोलॉजी डिपार्टमेंट है जहाँ की मैडम उमा कुमार HOD हैं, ठीक है। उनके प्रयासों से वो विभाग बहाल हुआ, लेकिन आप उसमें जाएंगे तो आपको जान के हैरानी होगी, देख के हैरानी होगी कि उसमें सिवाय मेडिसिन लिखने के और कोई उपाय नहीं है। सिर्फ मेडिसिन लिखा जाता है, OPD चलती है, जबकि एक रूमेटोलॉजी डिपार्टमेंट में फिजियोथेरेपी से लेकर बाकी भी चीज़ें होनी चाहिए जो नहीं है। अब जब एम्स का ये हाल है तो आप उम्मीद कर सकते हैं कि यूपी के किसी बड़े अस्पताल का क्या दुर्दशा हो और वहाँ मरीजों को किस तरह का उपचार मिल रहा होगा। तो ये तो दूसरी बात हो गई। तीसरी बात ये है कि आज के डेट में प्रत्येक व्यक्ति जो एक जागरूक व्यक्ति है या फिर जो एक नौकरी पेशा व्यक्ति है, उसमें से ज़्यादातर लोग आज के डेट में हेल्थ इंश्योरेंस कराते हैं। हेल्थ इंश्योरेंस होता है आपको प्रॉब्लम से उबारने का, आर्थिक संकट से उबारने का, लेकिन दुर्भाग्य से जनरल हेल्थ पॉलिसी आप देखें और उसमें हेल्थ इंश्योरेंस का कैटेगराइजेशन देखें तो आप ये पाएंगे कि उसमें भी कई ऐसी बीमारियां हैं जिसमें इंश्योरेंस की तो ज़रूरत है, लेकिन या तो 2 वर्ष की वेटिंग के बाद देते हैं, तब तक आदमी ईश्वर को प्यारा हो जाएगा, ठीक है, उसके बाद वो देते हैं, क्या फ़ायदा उससे। या फिर कुछ ऐसी सर्जरियां हैं जिसमें आप जानते होंगे कि इम्प्लांट जो है वो गवर्नमेंट अपने पैसे से नहीं देती, वो चाहे गरीब हो अमीर हो अपने जेब से ही ख़रीदना होता है। और कोई भी इम्प्लांट 50-60 हज़ार से नीचे का नहीं आता। अगर घुटने की भी सर्जरी करानी है तो लाख रुपए से कम का नहीं आता अच्छा इम्प्लांट। तो कई इंश्योरेंस कंपनियां उसमें इम्प्लांट का मेंशन ही नहीं है। इवन अभी कुछ समय पहले तक आयुष्मान भारत योजना में इम्प्लांट मेंशन नहीं था, आप हिप जॉइंट सर्जरी नहीं करवा सकते थे, जो कि अब कुछ दिन पहले हुआ है बहाल। तो ये एक अच्छी बात है। आर्थराइटिस जैसी बीमारियों को लेकर, जिसको हम ऑटो इम्यून रूमेटिक डिसऑर्डर बोलते हैं, इन्फ्लामेटरी आर्थराइटिस भी बोलते हैं, इस बीमारी को लेकर कोई भी हेल्थ इंश्योरेंस की सुविधा न तो प्राइवेट मतलब सुविधा प्रदाता देती है, न ही सरकारी प्रदाता। ये दोनों ही में इन लोगों के लिए हेल्थ इंश्योरेंस की कोई प्रावधान नहीं है। कारण ये है कि इस बीमारी को सरकार गंभीर नहीं मानती है, ये गंभीर श्रेणी का बीमारी नहीं है, और इस वजह से IRDA जो है उसकी डी लिस्ट में है ये, और लंबे समय से ये डी लिस्ट में पड़ा हुआ है।
तो मैं आज से 7 साल पहले मैंने एक मुहिम शुरू की थी, कैंपेन अगेंस्ट एंकाइलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस, जिसका नाम है कास इंडिया। इस कास इंडिया के तहत जो चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ उन मुद्दों को मैंने उठाया था। इन तमाम मुद्दे पे मैंने एकजुट किया था मरीजों को। और आज मतलब उस समय तो मेरे साथ 2-3 मरीज़ थे, जिसमें से एक साथ बैठे हैं रत्नेश जी। ये बहुत मतलब शुरुआती समय के हमारे साथी हैं। आज के डेट में 600-700 लोग हैं। तो जब कारवां शुरू हुआ बहुत बड़ा हो गया, तो मुझे एक होप जगी कि नहीं, इसके लिए और आगे चल के काम करना चाहिए। तो मिशन अर्थराइटिस इंडिया के बारे में मैंने सुना, और मिशन अर्थराइटिस इंडिया का जो दायरा है वो वृहत है। कास इंडिया तो एक छोटा सा प्रयास है, लेकिन मिशन अर्थराइटिस इंडिया का स्तर बहुत बृहत है। लंबे समय से ये कार्य कर रही है, मरीजों के बीच में भी इसकी काफ़ी पॉपुलैरिटी है। तो चूँकि जब मैडम ने मुझे बताया तो मैंने देखा कि नहीं, ऑन द मतलब पेशेंट्स की भलाई के लिए अगर मैं कैंपेन अगेंस्ट एंकाइलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस और एमएआई को साथ करके काम करता हूँ तो हमारा दायरा और बढ़ जाएगा। क्योंकि अर्थराइटिस के कम से कम 200 से ऊपर प्रकार हैं। हम सारे श्रेणी के अर्थराइटिस के मरीजों को इसमें इन्वॉल्व करके जो चीज़ें उनको नहीं मिल रही है हेल्थ सेक्टर से, अपनी सरकार से, सरकार तो हम नहीं बन सकते, लेकिन कोशिश करेंगे कि उनके कुछ दुख दर्द को हम कम करें, फाइनेंशियल स्तर पे कुछ उनकी मदद कर पाएँ। एक जो उपचार मतलब डायग्नोसिस और जो एक विकलांगता के बीच का जो अंतर है उसको हम ख़त्म करें, मतलब उस दूरी को हम पाट दें, पहले ही डायग्नोसिस करें, पहले ही समय पे इलाज मिल जाए ताकि वो विकलांगता से बच जाए। आप लोगों को जानकर बहुत हैरानी होगी, अगर आप थोड़ा सा रिसर्च करेंगे गूगल पे, आपको बहुत आश्चर्य होगा कि जो पैदाइशी विकलांग लोग हैं उनकी संख्या बहुत कम है, लेकिन जो मतलब अप्राकृतिक रूप से विकलांगता के शिकार होते हैं, नंबर 1 कॉज तो उसका सड़क दुर्घटना है, रोड एक्सीडेंट। दूसरा कारण है ये बीमारियाँ, ठीक है जी, अर्थराइटिस, नॉन कम्युनिकेबल डिजीज लीडिंग टू डिसेबिलिटी, ठीक है। और एक चीज़ और जानकर हैरानी होगी, अभी हाल फिलहाल एक रिसर्च हुआ था। हाल फिलहाल कहने का मतलब कि पिछले 5 साल का अगर आप डेटा उठा के देखें रिसर्चों का, तो उसमें आपको पता चलेगा कि जो उत्तर भारत और पूर्वी भारत का जो क्षेत्र है, इस क्षेत्र में जेनेटिकली अर्थराइटिस हावी है लोगों पर। अर्थराइटिस एक जेनेटिक डिसऑर्डर है, यानी कि अगर मेरे पिताजी को है तो मुझे हो सकता है, अगर मुझे है तो मेरे बच्चे को भी हो सकता है। ये कड़ियाँ जुड़ती चली जाती हैं। इस जैसे कोरोना की एक कड़ी जुड़ती है एक से दूसरे, दूसरे को तीसरे, तो वो तो इन्फेक्शन होता है, लेकिन ये जेनेटिक होता है, जीन से जुड़ा हुआ है। तो इस कड़ी को ब्रेक हम तभी कर सकते हैं जब आप मरीज को सही समय पे उपचार दें, जब उसके अंदर की जो बीमारी की स्थिति है उसको डीएक्टिवेट आप करें, रेमिशन पीरियड पे बीमारी चली जाए। उस अवस्था में अगर वो मरीज अपना फैमिली प्लानिंग करता है तो चांसेस कम होते हैं इस तरह की चीज़ें आने में अगले जनरेशन को। तो ये सब एक बहुत ही गूढ़ बातें हैं जो समझने की ज़रूरत है। और ख़ास तौर पे ये जो विकलांगता वाली बात है और ये जो इंश्योरेंस वाली बात है, मैं चाहता हूं कि आप लोग इसको ज़रूर मतलब इसको ज्वलंत तरीके से उठाएं, क्योंकि अर्थराइटिस के बहाने अगर ये मुद्दा उठता है तो केवल अर्थराइटिस ही नहीं, बहुत सारे कैटेगरी के मरीजों को इससे फ़ायदा होगा, इवन कि सामान्य मरीजों को फ़ायदा होगा। हर चीज़ में पॉलिसी में चेंजेस आ रही है, हर नीति बदल रही है। स्वास्थ्य की नीति में क्या बदलाव आया है, आपके इंश्योरेंस सेक्टर की नीति में क्या बदलाव आया है। सिर्फ आप लोगों को इंश्योरेंस लेने के लिए प्रेरित करेंगे, ठीक है आप करें क्योंकि ज़रूरी है, लेकिन इंश्योरेंस की ऐसी फ्लेक्सिबल पॉलिसीज़ तो हमारे पास पहुँचे लोगों के कि कम से कम हम उसका बेनिफिट उठा सकें, या हम उनको 5,000 रुपये या 10,000 रुपये का पॉलिसी दें और पता चले कि हमने उसका कोई लाभ नहीं उठाया क्योंकि उसमें एंकाइलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस कवर ही नहीं है, मुझे ज़रूरत है उसकी, भाई मैं कहाँ जाऊँगा। एक आश्चर्य और होगा जान के आपको, मैंने एक पत्र व्यवहार किया था मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ, मैंने प्रधानमंत्री को चिट्ठी लिखी थी साल 2016 के आसपास। मैंने पीएम को चिट्ठी लिखी थी, उस चिट्ठी को उन्होंने मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ को फॉरवर्ड किया था तुरंत एक्शन लेते हुए। मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ ने उसमें डिले किया, फिर उसको उन्होंने आयुष्मान भारत योजना के पास भेज दिया। आयुष्मान भारत ने मुझे एकदम स्पष्ट शब्दों में बोला कि ये जो बीमारी है, इस तरह की बीमारियां ओपीडी में ट्रीटेबल होती है, इसलिए हम आपको इंश्योरेंस कवरेज नहीं दे सकते आप जैसे मरीजों को। अब मैं आपके सामने हूँ,
मैं जहाँ काम करता हूँ उस तरीके की सुविधाएं और सहयोग हर कंपनी में नहीं मिलती है। मैं थोड़ा भाग्यशाली हूँ इस मामले में। और मैं कम से कम 3 बार बेड रिडन हुआ हूँ और मुझे उस कंपनी की ग्रुप इंश्योरेंस मिलती है जिसमें बायोलॉजिक्स जो इंजेक्शन मैडम बता रही थी वो सबसे लेटेस्ट और रामबाण है। यानी अभी मुझे बायोलॉजिक्स की इंजेक्शन लगेगी तो मैं आधे घंटे में पेन फ्री हो जाऊँगा। मैंने जो बिस्तर पकड़ रखी है 15 दिन से मैं उठ के चलने लगूँगा। तो ये है उस दवा का जादू। लेकिन उसके एक वाइल की कीमत कम से कम नहीं भी तो 20,000 से लेके और आगे 35 से 40,000 रुपये तक है। अब आप बताओ कि एक सामान्य मिडिल क्लास फैमिली जो नौकरी करता है जिसकी सैलरी ही 30,000 रुपये है और इसकी साइकिल होती है इंजेक्शन की, 1 हफ्ते, उसके बाद 15 दिन, फिर 1 महीना, फिर ऐसे करके पूरे 1 साल कवर करना होता है। कम से कम आपको 8 से 9 बार उसकी इंजेक्शन लगवानी पड़ेगी। कहाँ से कोई कर पाएगा? 30,000 रुपये हर वायल पे कहाँ से देगा? बॉडी वेट के हिसाब से वायल तय होता है। मतलब सामान्य व्यक्ति जो एक सामान्य मेरे वेट का जो व्यक्ति है उसको 2 वायल लगता है तो 60,000 रुपये हो गए। कहाँ से लाएगा वो? इंश्योरेंस पॉलिसी नहीं है। और उसके बाद जब वो बिस्तर पे जाता है तो गंभीर स्थिति में आ जाता है क्योंकि पेन की वजह से हार्ट अटैक तक हो सकता है। आप कैसे कह रहे हैं कि ओपीडी में ट्रीटेबल है? आप एम्बुलेंस भेजेंगे उसको उस पर लिटा के और फिर अस्पताल में एडमिट कराएंगे या ओपीडी में दिखाएंगे? सोचने वाली बात है। जब कोई बिस्तर से उठ के चल नहीं सकता, जब वो मूवमेंट में नहीं है, दर्द से करा रहा है, 4 बार बेहोश हो रहा है, पेन किलर खाने के बाद भी उसकी पेन कंट्रोल नहीं हो रही, इन्फ्लैम्ड है पूरा उसका जॉइंट, अंदर से जॉइंट में पानी भर गया है, वो व्यक्ति क्या गंभीर नहीं है? क्या उसकी मौत नहीं हो सकती? क्या कैंसर से तो इंसान आज के डेट में एडवांस ट्रीटमेंट आई है तो चलिए जिंदा रहता है लंबे समय तक, इंश्योरेंस भी कवर करती है। डायबिटीज़ से 20 तरह की बीमारियां होती है, हार्ट की परेशानी होती है, किडनी की परेशानी होती है, अचानक इंसान मर जाता है। लेकिन ये जो बीमारी है जो किसी इंसान की ज़िंदगी को जीते जी नर्क में तब्दील कर देता है, हमारी सरकार कहती है कि ये ओपीडी ट्रीटेबल है, हम इंश्योरेंस नहीं दे सकते। अब आप एक पत्रकार के नज़रिए से सोचिए कि सरकार क्या सही कह रही है? क्या हम जैसे लोगों को सरकार भगवान के भरोसे छोड़ना चाहती है? इतने दशक बीत गए और सबसे बड़ा सवाल मेरा उन संगठनों से है जो सरकार के पैरेलल काम करती है और सरकार द्वारा फंडेड है। मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहता हूँ, लेकिन उन संगठनों से मेरा सवाल है कि दशकों बीत गए, कई बार हेल्थ पॉलिसीज़ जो है नए सिरे से बनाई गई, इवन नीति बनाने वाली संस्थाओं के नाम तक बदल दिए गए, लेकिन उन्होंने आज तक ऐसा क्या किया? तमाम फंडिंग्स के बाद क्या उन्होंने कोई एक ऐसा रास्ता बनाया जिससे आज अर्थराइटिस पीड़ितों को राहत मिले? या उनका काम सिर्फ इतना है वर्ल्ड अर्थराइटिस डे या तमाम ऐसे मौक़ों पे एक सेमिनार करना या उस पर ब्लड बैंक मतलब रक्तदान शिविर का आयोजन करना, कुछ जांचें करवा लेना? क्या हमारा जो मुहिम है ये यहाँ तक सीमित है? तो MAI जो नोएडा, दिल्ली NCR यूपी में जो अपना प्रेजेंस जो जता रही है, आज हम लीग से हट के काम करेंगे, ये हम लोगों से कमिट करते हैं। हम तमाम जो ट्रेडिशनल पाथ है उसको तोड़ देंगे अर्थराइटिस के मामले में काम करने में। ठीक है, हमारा क्लियर क्लस्टर एक वो है क्रिस्टल पॉलिसी कि हम उनकी तकलीफ़ को और उनके सामने जो उपचार की चुनौतियां हैं उसको कम करने में और जागरूक करने में जितनी मदद कर सकें वो करेंगे। सेमिनार हम भी करवाएंगे, सब कुछ हम भी करवाएंगे, लेकिन हमारा तरीका थोड़ा रोचक होगा। हम इसमें इंटरटेनमेंट को भी स्थान देंगे, प्ले के जरिए तमाम जो मतलब जिस चीज़ों से पब्लिक आकर्षित हो, जिस चीज़ों से उनको इन रेयर डिजीज़ के बारे में जानकारी मिले। एंकिलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस के बारे में किसी से पूछा जाए कि हाँ जी आप जानते हैं इस बीमारी के बारे में, तो छूटते ही कहें हाँ जी जानता हूँ, वो नौबत आए। हम इस दिशा में प्रयास करेंगे। ऑटो इम्यून रूमेटिक डिसऑर्डर्स जितने भी हैं सबके बारे में एक बहुत ही मतलब एक मजबूती से एक जागरूकता फैलाएंगे कम्युनिटी लेवल पे, और इससे मुझे पूरी उम्मीद है कि कम्युनिटी हेल्थ को बहुत बड़ी मदद मिलेगी हमारी इस मुहिम से। और हम ये भी अपील करते हैं जो नोएडा, दिल्ली NCR और जो निकटवर्ती राज्य हैं, इलाके हैं, जहाँ तक भी आवाज़ पहुँचेगी आप लोगों के माध्यम से,
कि जिन लोगों को भी अर्थराइटिस है, अगर वो जानते हैं, वो एक बार ज़रूर हमारे पास आएँ, हमसे समझें कि हम करना क्या चाहते हैं। इस मुहिम को और जी। तेज बनाने में मदद करें। और अगर किसी व्यक्ति को, किसी युवा को, किसी महिला को अगर लंबे समय से जोड़ों में दर्द है या शरीर में कहीं भी दर्द है, तो वो भी कृपया जागरूकता से काम ले और कम से कम एक बार र्यूमेटोलॉजिस्ट को ज़रूर मिले। हो सकता है कि उनकी समस्या का समाधान होगा, क्योंकि इन बीमारियों का एकमात्र इलाज र्यूमेटोलॉजिस्ट ही है। और कोई भी व्यक्ति, चाहे वो कितना भी बड़ा एक्सपर्ट क्यों ना हो, अगर वो ये दावा करता है कि हम जड़ से इस बीमारी को ठीक कर देंगे, तो वो बेवकूफ़ बना रहा है। ये बीमारी जड़ से ठीक नहीं होती। इस पर रिसर्च की जा रही है, भविष्य में होने लग जाए ये दूसरी बात है। इसको केवल हम कंट्रोल कर सकते हैं। बड़ी समस्या ये भी है कि इस तरह के रोगियों को, जो झोला छाप लोग होते हैं, बहुत ठगते हैं दावा करके। आप देखेंगे तमाम सोशल मीडिया पे ऐसे लोग मिल जाएंगे दावा करते हुए कि हम तो मतलब एक वो चूर्ण खिला के आपको ठीक कर देंगे, हम आपको वो एक विशेष प्रकार की सिकाई आती है कटोरे वाली, इस तरह का बहुत नाम है। आप देखेंगे तो आप पाएंगे कि इस तरह के जो झोला छाप लोग हैं बहुत एक्टिव हैं और बहुत ठगते हैं। इवन इतना शोषण करते हैं कि एक व्यक्ति खुद पीड़ित है और उसकी पूरी की पूरी जो मतलब कमाई है वो चली जाती है उसके इलाज में। वो दवाइयाँ खा रहा है 15-20 हज़ार रुपये महीने का, कर्ज लेके खा रहा है, गरीबी रेखा से नीचे आ जा रहा है। एक उम्मीद की किरण जगती है, किसी से सुनता है और जाके इलाज कराता है, 50,000 रुपये और कर्ज लेता है और जाके वहाँ पता चलता है वो तो ठग आ गया। ये बीमारी बिल्कुल डायबिटीज़ की तरह है जी। इसको आप कंट्रोल कर सकते हैं, पर इसको अगर कहते हैं कि ट्रीट टू टारगेट एंड इफ़ इट इज़ रेफर्ड अर्ली, अगर ये आपके पास शुरू में ही गठिया रोग विशेषज्ञ जो रूमेटोलॉजिस्ट होते हैं, अगर विद इन 3 to 6 मंथ्स के अंदर पेशेंट आ जाता है, तो अब जो दवाइयाँ हैं उसके यूज़ करने से कई बार गठिया मुड़ जाती है, क्योंकि तब तक वो कोशिकाएं डैमेज नहीं होती हैं, वो चेंजेस नहीं आते हैं कोशिका के अंदर, जिससे कि गठिया अपने सारा जो डिफॉर्मिटीज़ हैं उसको कॉज करे। तो इसलिए अर्ली ट्रीटमेंट, ट्रीट टू टारगेट, ये सब चीज़ें बहुत ज़रूरी है। और जागरूकता डॉक्टरों के बीच में भी, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि हमारे जो डॉक्टर्स हैं वो सिर्फ अपने हिसाब से ट्रीट कर रहे हैं, बट येस अवेयरनेस नीड टू बी देयर। जैसे ही इस तरह के पेशेंट को आप देखें, कोई भी ब्रांच का वो व्यक्ति हो, वो ज़रूर उसको गठिया रोग विशेषज्ञ रूमेटोलॉजिस्ट के पास ज़रूर एक बार रेफ़र करें। आम जनता के लिए ये मैसेज है कि वो ज़रूर अपने गठिया विशेषज्ञ को पहचानें, कि रूमेटोलॉजिस्ट के पास जितनी जल्दी हो सके वो पहुँचें, और जगह जगह ये जो आर्टिकल्स लिखे जाएं या इस तरह की चीज़ें की जाएं, ताकि लोगों को पता लगे कि हमें किस डॉक्टर के पास जाना है ताकि उनको इलाज सही मिल सके। और रूमेटोलॉजी डिपार्टमेंट में भी एक साइकोलॉजिस्ट, एक डाइटिशियन, एक फिज़ियोथेरेपिस्ट, इन सब की ज़रूरत है। एक स्किन स्पेशलिस्ट, क्योंकि जो सोरियासिस से, गठिया से पीड़ित होते हैं, सोरियाटिक आर्थराइटिस, जब तक वो डायग्नोसिस ही नहीं होगी, पता ही लगा, लोग पेशेंट कमर में बिल्कुल एंकाइलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस की तरह प्रेजेंट करते हैं सोरियाटिक आर्थराइटिस के मरीज, लेकिन उनकी त्वचा में भी रोग होता है। फिर कई पेशेंट तो गैस्ट्रो डिपार्टमेंट में आते हैं, जिनके पेट की बार बार लूज मोशंस हो जाते हैं, कभी कॉन्स्टिपेशन होती है, और उनको आईबीडी, अल्सरेटिव कोलाइटिस, क्रोन्स डिजीज़, उससे भी गठिया बिल्कुल मेरुदंड की गठिया की तरह पीड़ित होते हैं। तो ये सब जानने की ज़रूरत है कि गठिया कोई छोटी मोटी चीज़ नहीं है। आज विश्व भर में अगर मैं ये कह रही हूँ कि हर तीसरे व्यक्ति को गठिया है, तो ये बहुत बड़ी संख्या है जिससे कि पेशेंट सफ़र कर रहे हैं और उन्हें पता भी नहीं है कि उनकी आगे आने वाले 2-3 साल में वो एक डिसेबिलिटी का शिकार भी हो सकते हैं। आई थिंक अब मैं हाउस को ओपन करना चाहूँगी। अगर क्या कहना, एक और ज़रूरी बात है जो आप सबके बीच पहुंचाना चाहूँगा। आपने देखा होगा कभी भी हेल्थ के किसी भी कवरेज में आप जाते हैं तो आपको एक रेफरेंस दिया जाता है हर चीज़ में, अकॉर्डिंग टू WHO, ठीक है। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि हमारे देश में अपने पेशेंटों की रजिस्ट्री ही नहीं है, हमने कभी गिनती ही नहीं की है हम, जबकि WHO जो है वो पर्टिकुलर एक देश की एस्टिमेटेड मतलब संख्या को गिनता है। कहने का मतलब ये है कि अगर आपकी जो वास्तविक स्थिति है उसको अंदाजन WHO कहता है, तो हम कब तक इस पर डिपेंड करेंगे WHO के आंकड़ों पे?
एंकाइलोजिंग की जहाँ तक बात हुई तो केरल सदन में उनके जो विधानसभा में उसमें एक बार आवाज़ भी उठ चुकी है, उसका भी तथ्य आपको मिल जाएगा। ये एंकाइलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस की एक सर्वे कराई थी, पहला राज्य है केरल जिसने सर्वे कराई थी। तो पहले ये समझा जाता था कि हर 1000 में एक व्यक्ति पीड़ित होगा, लेकिन जब वहाँ सर्वे हुआ तो 5 लाख पीड़ित मिले केवल केरल में। क्या कोई उम्मीद कर सकता है कि इतना बड़ा गैप होगा? और अगर गैप है तो गिनती होनी चाहिए, हो सकता है कि इसका जो इसकी स्थिति हो बहुत भयावह हो। तो ये बहुत ही ये जो क्वेश्चन है ये पॉलिसी मेकर्स के पास पहुंचनी चाहिए, इसलिए आप लोगों का बहुत इसमें मतलब महत्वपूर्ण भूमिका है। मैं आप सभी से ये अपील करूंगा कि जो महत्वपूर्ण तथ्य आपको लगे कृपया उन तक ज़रूर पहुंचाएं। आप लोग क्वेश्चंस भी पूछना चाहते हैं? हाँ, जो भी क्वेश्चन पूछना चाहते हैं कर सकते हैं, प्लीज़। नहीं, फिर भी अगर कोई सवाल हो आपके बीच में, कोई सवाल हो कोई आपके मन में, क्योंकि जैसे मेरुदंड की गठिया औरतों में तो बहुत प्रचलित है, लेकिन उसकी डायग्नोसिस ही नहीं हो पाती है, क्योंकि ये एक तरह की, जैसे गठिया के अगर मैं लक्षण की बात करूँ तो गठिया में जोड़ों में दर्द आएगा, सूजन आएगी, अकड़न आएगी, वहाँ पे लाली आएगी, उस जोड़ का फंक्शन ख़त्म हो जाएगा, हल्का बुखार रहेगा, पेशेंट को थकान रहेगी। ये 6-7 सिम्टम्स होते हैं जिसकी वजह से पेशेंट पीड़ित होता है। लेकिन आमतौर पे आप औरतों का जीवन देखिए कैसे, सुबह हुई वो अपना काम करने शुरू कर देती तो उनकी एक्सरसाइज चलती रहती है, कभी वो यहाँ से बर्तन उठाएंगी, कभी कुछ। तो जो सुबह की जो अकड़न होती है, जो एक 20-25 मिनट की अकड़न होती है जब उठते ही, जिससे कि पेशेंट बड़ा लाचार होता है, तो जब औरतें ये काम करने लग जाती है तो उनकी गठिया इंप्रूव हो जाती है और उसके बाद उसको ये होश भी नहीं रहता है, क्योंकि वो काम में इतना ध्यान रखती है कि जब अगले दिन सुबह उठती है तो उसको अकड़न महसूस होती है। तो शुरू के वो जो 10-12 मिनट उसकी ज़िंदगी के सबसे ख़राब मिनट होते हैं, उसके बाद वो काम करने लगती है। तो इस तरह से, और वैसे भी औरतें जो हैं बिकॉज़ इतना पेन सहती हैं, अब आप देखिए चाहे वो मतलब बर्थ से हो, जब एक बच्चा पैदा होता है तब इतना पेन उनकी ज़िंदगी में है कि वो छोटे मोटे दर्दों को तो कुछ मानती ही नहीं है। और इसीलिए जब उनका जोड़ ख़राब होता है और वो चलने से लाचार हो जाती हैं, जब वो 30, 40, 45, 55 साल की होती हैं, जब उनका मेनोपॉज शुरू होता है, तो उस समय उनकी ज़िंदगी, उसके बाद देखिए घर की बड़ी बुज़ुर्ग औरतें एक कोने में बैठी रहती हैं। जिस औरत ने सारे घर को संभाला था एक बार, वो औरत एक चुपचाप एक कोने में बैठी होती है क्योंकि चल नहीं पाती है, और जब गठिया का ट्रीटमेंट होना चाहिए तब वो काम करती रहती है और उसको पता ही नहीं होता कि मुझे डॉक्टर के पास जाना है, क्योंकि जागरूकता नहीं है। तो घर के मेंबर जो इतने प्यार करते हैं उस बूढ़ी दादी को, उनको समझ में नहीं आता कि इसको डॉक्टर की भी ज़रूरत है, इसको लेके जाना है। जब वो बैठ जाती तो लगता है ओल्ड एज है, ओल्ड एज में तो ये सब होता है। नहीं, ओल्ड एज की बीमारी नहीं है। इवन अगर मैं ऑस्टियोआर्थराइटिस की बात भी करूं तो ये एज रिलेटेड आर्थराइटिस नहीं है, ये आपके कार्टिलेज में जो इन्फ्लेमेशन हो रही है, इन्फ्लेमेसोम्स बन रहे हैं, उसकी वजह से कार्टिलेज और उसका डैमेज हो रहा है। ये पुरानी थ्योरी थी कि वो घिस रही है, चपनी, उसका गैप कम हो गया है, और ये चीज़, ये भी एक तरह की इन्फ्लेमेटरी आर्थराइटिस है जो अलग तरह के मिक्स मेटालोप्रोटीनेजेस के कारण बनती है। तो गठिया को, आर्थराइटिस को, संधिवात को देखने का नज़रिया समाज में बदलना पड़ेगा। और देखिए ये हो ही नहीं, जैसे अभी अंकुर जी ने आपको बताया कि ये गठिया जो है वो पॉलीजेनिक है, मतलब एक चीज़ उसके लिए उत्तरदायी नहीं है। मतलब मैं ये नहीं कहूँगी कि सिर्फ खान पान उसके लिए उत्तरदायी है, जीन्स, शेयर्ड एपिटोप्स, इन्वायरमेंट में पोल्यूशन के कारण म्यूटेशंस, है ना, पूरा। तभी आप देखिए कि एनसीआर में भी बहुत ज़्यादा इंसिडेंस है, हर ओपीडी में गठिया के पेशेंट भरे हुए हैं। लेकिन ये बात अलग है कि डायबिटीज़ वाला डायबिटीज़ देख के उसको गठिया के पास भेज नहीं रहा, औरतों वाला अपनी हड्डी का जोड़ बदलने में लगा हुआ है, लेकिन दूसरे जो जोड़ ख़राब है कितने जोड़ बदल देंगे। बाकी गठिया को तो कंट्रोल करना पड़ेगा ना, जो उसका सही इलाज है। नेफ्रोलॉजिस्ट अगर किडनी ख़राब हो रही है गठिया की वजह से, वो नेफ्रो का ट्रीटमेंट देख के उसे रूमेटोलॉजिस्ट के पास, तो सब लोगों को मिल के इलाज करने की ज़रूरत है। गठिया एक आदमी के इलाज करने की वो नहीं है। गठिया को रूमेटोलॉजिस्ट को हेल्प लेनी पड़ती है, अपने पल्मोनोलॉजिस्ट को, नेफ्रोलॉजिस्ट की, डाइटिशियन की, अपनी साइकोलॉजिस्ट की, अपने पीएमआर डिपार्टमेंट की, तो तब जाके एक सही तरह का इलाज हो पाता है। और गठिया ना हो, खान पान में आप चेंज कर सकते हैं,
सिर्फ गाउटी आर्थराइटिस के लिए, जो कि यूरिक एसिड के बढ़ने से बनती है, जिसमें खान पान में अगर आप सिर्फ एक ही तरह का प्रोटीन इस्तेमाल करते हैं, चाहे वो एनिमल प्रोटीन हो, चाहे वो प्लांट प्रोटीन हो, चाहे वो मिल्क प्रोटीन हो, उसके ज़्यादा मात्रा के सेवन से गठिया बन सकती है, जिसे गाउट कहते हैं। और कभी कभी बॉडी के अंदर एंजाइम्स होते हैं, यूरिकेज, ज़ैंथीन ऑक्सीडेज, अगर उन सब की भी कमी हो तो अगर आपका खान पान भी सही है तब भी यूरिक एसिड बहुत ज़्यादा बनता है। कभी कभी कैंसर का ट्रीटमेंट जब करते हैं और उसमें बहुत सारे अच्छे सेल्स भी हम दवाई के माध्यम से तोड़ते हैं, क्योंकि कैंसर के सेल्स को मारने के लिए कुछ नए सेल्स, अच्छे सेल्स को भी मारना पड़ता है। तो जब इतना सारे सेल्स को तोड़ते हैं तो उसमें यूरिक एसिड रिलीज़ होता है और तब भी गठिया या गाउट की शिकायत बन जाती है। लेकिन जो रूमेटॉइड आर्थराइटिस है वो एक तरह की ऑटोइम्यून डिजीज़ है, जिसमें आपकी अपनी कोशिका के अगेंस्ट ही एंटीबॉडीज़ बनती है, जैसे रूमेटॉइड फैक्टर, एंटी सीसीपी और भी बहुत तरह की एंटीबॉडीज़ हैं जो कि आपके टिश्यूज़ को ख़राब करती हैं और जोड़ों में विकार पैदा करती हैं। उसके में कुछ रोल स्मोकिंग का भी है, क्योंकि शेयर्ड एपिटोप, उसमें जेनेटिक्स जीन्स म्यूटेशन हो जाती है जो कि गठिया को बना सकती है। देन एसएलई और जो कनेक्टिव टिश्यू डिसऑर्डर्स हैं उसमें भी पॉलीजीनिक है, उसमें भी बहुत सारी ऑटो एंटीबॉडीज़ बनती हैं। तो इसका ये कहना कि क्यों बनती है, मतलब एक लक्षण, एक चीज़ रिस्पॉन्सिबल नहीं है। देयर आर मैनी फैक्टर्स विच कैन लीड टू गठिया। और प्रिवेंशन के लिए ये है कि यस, जैसे हम एक जगह मैं बहुत पढ़ती हूँ कि हमें बचने के लिए, अगर जैसे हम पैसा कमाने के लिए घर से बाहर निकलते हैं, वैसे हमें अपनी हेल्थ कमाने के लिए अपनी लाइफ में अर्न प्रिंसिपल को फॉलो करना होगा। अर्न प्रिंसिपल मतलब ई स्टैंड्स फॉर एक्सरसाइज, ए स्टैंड्स फॉर राइट एटीट्यूड। अगर आपके मन में पॉजिटिविटी है, आज मैं अंकुर जी को देखती हूँ, आज मैं सुशीला को देखती हूँ, ये दोनों बहुत ही जघन्य गठिया से पीड़ित हैं। इनके कई जोड़ खराब हो चुके हैं, लेकिन ये बहुत अच्छी पेंटिंग करती है, इसने अपनी ज्वेलरी पेपर ज्वेलरी बनाती है बहुत, एंड शी इज़ अ टीचर, शी टीचेस, गिव्स एजुकेशन टू लॉट ऑफ यंग चिल्ड्रन एंड शी पुट्स अ स्माइल टू ऑल देयर फेसेस जस्ट बिकॉज कि उन्होंने अपनी गठिया को टेम कर लिया है। उन्होंने अपने दिमाग, एटीट्यूड, अपने पॉजिटिव एटीट्यूड से उस गठिया को टेम कर दिया है कि नहीं, तुम मेरे लिए कुछ भी नहीं हो, मैं तुमसे ऊपर हूँ, मैं वो करके दिखाऊंगी दुनिया को जो मैं चाहती हूँ। कहते हैं ना, खुद ही को कर बुलंद उतना कि खुदा तुझसे पूछे कि तेरी रज़ा क्या है। ये वो लोग हैं जो कि इस प्रिंसिपल को फॉलो करते हैं। और ये राइट एटीट्यूड हो गया। देन उसके बाद आपका आता है एन, दैट इज़ न्यूट्रिशन। आप क्या खा रहे हैं, आपकी प्लेट में क्या है, आप क्या अपने नट्स ले रहे हैं जिससे आपको एंटीऑक्सीडेंट्स मिलेंगे, क्या डाइट में प्रोटीन 1 मिलीग्राम पर केजी बॉडी वेट के हिसाब से या 1.5, जैसे जैसे आपकी अवस्था है, प्रेगनेंसी, लैक्टेशन, ओल्ड एज में प्रोटीन की रिक्वायरमेंट बदल जाती है। देन आपकी डाइट में वो मिनरल्स हैं जो माइक्रो मिनरल्स, जो कि न्यूट्रिएंट्स होते हैं, जो कि हमारी सेल्यूलर लेवल पे हमारी प्रणाली को चलाते हैं, वो देखना होगा। एंड चौथा, रेस्ट। आपको भरपूर नींद लेनी है। आज आपने अभी बहुत सारे लोगों को देखा कि उन्होंने प्रॉपर रेस्ट नहीं लिया, उनकी नींद पूरी नहीं होती थी, उनकी डेथ हो गई, हार्ट अटैक हो गया। क्योंकि नींद एक ऐसी चीज़ है जब आपकी बॉडी पूरी रिपेयर में जाती है। अगर आप पूरी नींद नहीं लेंगे, आपको 7 से 8 घंटे की नींद नहीं होगी, तो हो सकता है कि आपको किसी भी तरह का हार्ट अटैक हो सकता है, अधरंग हो सकता है, क्योंकि रिपेयर प्रोसेस जो है वो अधूरा रह जाएगा। कोविड में मैं आपको बताऊं, कोविड-19 बिल्कुल एक रूमेटोलॉजिकल प्रोसेस है। हमारी रूमेटॉइड की सारी दवाइयाँ, चाहे वो हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन हो, चाहे वो टोसिलुजिमैब हो, चाहे वो इन्फ्लिक्सीमैब हो, सारी दवाइयाँ जो गठिया की थी वो इसमें इस्तेमाल हुई। और क्योंकि इसकी जो पूरी की पूरी जो ऑटो इन्फ्लेमेटरी सिंड्रोम, जो कि 5वें दिन से बनना शुरू होता था, जब हाई ग्रेड फीवर आता था, जब CRP बढ़ जाता था, उस समय IL-6 और बहुत सारे ऑटो इम्यून मार्कर्स। और ये भी देखने में आ रहा है, जो आज मैं 6 महीने के बाद कोविड के पेशेंट जो फरवरी मार्च अप्रैल में जो वेव आई थी, उसमें मैं पेशेंट्स को देख रही हूँ कि बहुत सारे पेशेंट्स को रूमेटॉइड फैक्टर, NTCCP, ANA रिलेटेड डिसऑर्डर्स, ILD के साथ वो प्रेजेंट कर रहे हैं। और अभी भी इसकी जो इंसिडेंस है कोरोना के पेशेंट्स में भी बढ़ गई है।
तो फ्रेंड्स, मैं आपको इतना ही बोलना चाहूँगी वर्ल्ड आर्थराइटिस की संध्या पे कि आए, इस दिन को हम मनाते हैं। कल 12 अक्टूबर है, कल अवेयरनेस क्रिएट करते हैं। हमने अपना थोड़ा सा जो एक काम करना था वो किया है, और मैं चाहती हूँ कि इसकी बाकी ज़िम्मेवारी थोड़ी आपकी रहेगी। बाकी हम काम करेंगे, और मुझे आप लोगों का पूरे साल बहुत सहयोग चाहिए होगा, क्योंकि जहाँ पर भी हम जाएंगे, चाहे हम आगे आने वाले टाइम में जब फंड्स होंगे हमारे पास, तो मैं आर्थराइटिस क्लिनिक ऑन व्हील्स, जो कि गांव-गांव जाके, जैसे कि एक रोटरी की एक ये डेंटल क्लिनिक है, उस तरह की एक क्लिनिक इस्टेब्लिश करना चाहती हूँ। ये मेरा बहुत बड़ा सपना है कि जब मैंने स्टार्ट की थी तब झट्टा विलेज और दादरी, बुलंदशहर, इन सब जगह मैं गई हुई हूँ, लेकिन अकेले जाके मैं कुछ रिपल्स नहीं बना सकी। मुझे लगता है कि जब तक समाज में बहुत सारे लोग इकट्ठे नहीं होते, हाथ नहीं जोड़ते, एक सहभागी नहीं होते, तब तक हम कुछ नहीं कर सकते। एक और एक हमेशा 11 होते हैं। तो इसी के साथ आई थिंक कि आई वांट टू दिस थिंग कि मैं अकेली ही चली थी जानिबे मंजिल की ओर। लोग आते गए और कारवां बनता गया, और इस कारवां को हम आगे बढ़ाएंगे। और कौन कहता है कि पंखों से उड़ान होती है? कौन कहता है पंखों से उड़ान होती है? उड़ता वो है जिसके हौसलों में जान होती है, जिनके हौसलों में जान होती है। थैंक यू। मैम, आज संस्था का लॉन्च किया गया है, इस विषय पर आज प्रेस वार्ता भी रखी हुई है। क्या नाम है संस्था का? संस्था का नाम है मिशन आर्थराइटिस इंडिया, यूपी, दिल्ली एंड एनसीआर ब्रांच। ये मिशन आर्थराइटिस इंडिया पुणे महाराष्ट्र की एक सिस्टर ब्रांच है, और हम लोग इसका यहाँ पे रजिस्ट्रेशन करा रहे हैं। डॉक्टर अरविंद चोपड़ा जो मेरे मेंटर हैं, उन्होंने इस संस्था को स्टार्ट किया था बीजेडी के साथ, और आज मैं उनकी ही एक देन को मैं नोएडा, यूपी और दिल्ली एनसीआर में लेके आ रही हूँ। और मैं कमिटेड हूँ कि जो उनका दिखाया हुआ रास्ता है, आई विल डेफिनेटली फॉलो दैट पाथ एंड क्रिएट अवेयरनेस।